हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। डिफिनीशन में हमने कहा था द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी ऑफ डूइंग वर्क बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन ओब्लिक कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट एंड स्टेट ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं नंबर फर्स्ट। ये पोटेंशियल एनर्जी में ही है, पोटेंशियल एनर्जी में ही है। नंबर फर्स्ट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक बॉडी है, उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, और इस बॉडी को लिफ्ट करके हम यहाँ पर पहुँचा देते हैं। ये हाइट हमने मान ली h। ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। दैट बर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी ये कहलाएगी ड्यू टू पोजीशन। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए डिटेल में नहीं लिखेंगे। वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी टू हाइट h, W इज इक्वल टू माइनस mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। U इज इक्वल टू हो जाएगा mgh के बराबर। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये होगी ड्यू टू द पोजीशन। हम लोगों ने एक चीज़ और डिस्कस की थी कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। थोड़ा सा आइडिया हमने दिया था, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है, इसका मास me के बराबर है और रेडियस re के बराबर है। इसके सरफेस से h हाइट पर कोई बॉडी है जिसका मास हमने m के बराबर मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले अर्थ और मास दोनों को ही हम लोग इनफाइनाइट पर कंसीडर कर लेंगे। फिर सबसे पहले इनफाइनाइट से अर्थ को इसकी अपनी पोजीशन पर लेकर आए। कोई भी बर्डन नहीं होगा क्योंकि अर्थ के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। फिर हमने इनफाइनाइट से इस मास m को इस पोजीशन पर लेकर आए। अब की बार अर्थ के कारण इस मास पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, कुछ वर्क होगा। डेट बर्डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस सिस्टम के पास में कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, ये हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसको डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। U इज इक्वल टू U RE प्लस H इज इक्वल टू माइनस G ME M अपान RE प्लस H। इसका डेरिवेशन हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे। अगर यही बॉडी हम अर्थ के सरफेस पर लेकर के आते तो डिस्टेंस हो जाती RE के बराबर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस RE के बराबर होती। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी, या हम कहें कि अर्थ बॉडी सिस्टम, व्हेन द बॉडी इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, that is equal to minus g
यम ई यम अपान आर ई। अब हमको निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस। तो इसका मतलब ये हुआ यू बॉडी, इस वाली पोटेंशियल एनर्जी में से इसको हम लोग माइनस कर दें, यू आर ई प्लस एच माइनस यू आर ई। यू आर ई प्लस एच की वैल्यू हो गई माइनस जी एम ई यम अपान आर ई प्लस एच माइनस माइनस प्लस जी एम ई अपान जी एम ई यम अपान आर ई। यहाँ पर जी एम ई यम इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं और इस वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, 1 अपान आर ई माइनस 1 अपान आर ई प्लस एच। दिस इज इक्वल टू जी एम ई यम, और यहाँ पर आर ई और आर ई प्लस एच ये हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा आर ई प्लस एच माइनस आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जी एम ई यम इंटू एच अपान आर ई प्लस एच। ठीक है, हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन में। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं ये अर्थ है और अर्थ के सरफेस पर एक बॉडी रखी हुई है, तो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा F, डेट इज इक्वल टू जी एम ई मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द बॉडी अपान आर ई का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू यम इंटू जी नाट मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जी नाट हमने लिखा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। जी की वैल्यू अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर या अर्थ के अंदर जाने पर चेंज होती है, इसको हम लोग ग्रेविटेशन में डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर जी नॉट लिखा है। जी नॉट वैल्यू जो है वो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू है। यम से यम कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास आएगा जी एम ई इज इक्वल टू जी नॉट आर ई का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, जी नॉट आर ई का स्क्वायर यम इंटू एच अपान आर ई प्लस एच। यहाँ पर देखो आर ई से आर ई कैंसिल, यहाँ पर देखो यम जी नॉट इंटू एच अपान आर ई को नीचे भेज देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एच अपान आर ई यू बाटी। जो हम लोग पढ़ते हैं एम जी एच फार्मूला, एक्चुअल में वो फार्मूला एम जी एच नहीं होता है, रियल फार्मूला ये होता है। अब इसी में अगर हम कंसीडर कर लें इफ़ एच इज मच 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 लेस देन आर ई, यानी कि जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में निग्लिजिबल है, जैसे कि 100-200 किलोमीटर के आसपास, तो उस कंडीशन में एच अपान आर ई को 1 के कंपेरिजन में निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो फार्मूला आ जाएगा यू बाटी डेट इज इक्वल टू यम जी नॉट एच या सिंपली यम जी एच के बराबर। तो ध्यान रहे ये जो वैल्यू है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग डाल देते हैं दूसरा। ये हम लोगों ने पोजीशन डिस्कस किया है। सेकंड डाल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो हमने 3 चार्ज कंसीडर कर लिए हैं, एक है Q1, दूसरा है Q2 और तीसरा है Q3। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R12, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस R23 और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस हमने मान ली है R31 के बराबर। अब इस सिस्टम की हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, वही करेंगे जो भी किया है।
सबसे पहले इन तीनों चार्जेस को इनफाइनाइट पर कंसिडर कर लेंगे। सबसे पहले हम Q1 चार्ज को इसकी अपनी पोजीशन पर लेकर आए, कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल चार्ज है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर हम Q2 चार्ज को इसकी अपनी पोजीशन पर लेकर आए तो Q1 के कारण एक फोर्स लगेगा, ठीक है। फिर हम Q3 चार्ज को लेकर के आए तो Q1 के कारण भी फोर्स लगेगा और Q2 के कारण भी फोर्स लगेगा। यही बर्डन स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर हम केवल डायरेक्ट रिलेशन लिखे दे रहे हैं, 12 में इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो U की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 प्लस Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q3 Q1 अपान R31। यहाँ पर चार्जेस को विद साइन लेंगे, अगर कोई चार्ज निगेटिव है तो उसको विद निगेटिव साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कहलाएगी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मान लेते हैं इसका अरेंजमेंट हम चेंज कर दें, जैसे मान लो Q2 चार्ज को यहाँ पर ले जाएं और Q3 चार्ज को यहाँ पर ले आएं, अरेंजमेंट चेंज हो गया। अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब आगे आते हैं तीसरे नंबर पर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन। तीसरा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्ट्रेन। जैसे हम मान लें एक हमारे पास स्प्रिंग है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K के बराबर है। इसको हमने x डिस्टेंस इलांगेट कर दिया या कंप्रेस कर दिया। तो जब इलांगेट करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो कुछ हमको वर्क करना पड़ेगा। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग ओब्लिक कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, ये हम लोग निकाल चुके हैं। W इज इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? माइनस W के। तो U बराबर किसके हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब कंप्रेस्ड स्प्रिंग है या इलांगेटेड स्प्रिंग है, अगर एक्स डिस्टेंस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। और के को हम लोग कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? अगर हमने कुछ फोर्स लगाया और उसमें इलांगेशन एक्स के बराबर हुआ स्प्रिंग में, इसका प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट अगर हम घटा दें तो k इंटू एक्स, तो k बराबर किसके हो जाएगा? एफ अपान एक्स के बराबर। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। तो जो वर्क डन होता है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसी में एक सब हेडिंग डाल दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में एप्लीकेबल है। ओनली एप्लीकेबल इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। वर्क एनर्जी थ्योरम में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां से वहां वो वर्क एनर्जी थ्योरम कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इसको हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो पहले लिख लो फिर आगे डिस्कस करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, अगर कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में मूव करती है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। समझ आई बात? ठीक है। अब जैसे मान लो
एक बॉडी है, ये h हाइट पर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 0। ठीक है ना, यहाँ पर रखी हुई है जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। इन दोनों का सम किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा। अब जब हम लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएंगे तो s इज इक्वल टू 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम बी स्क्वायर, और b बराबर किसका कितना आता है? √2gs आता है। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2gs। तो देखो mgh ये भी आ गई, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना होगा? mgh के बराबर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में या पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में, मगर उन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो लिख लो, देखो इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, in conservative force field the sum of kinetic energy and potential energy, the sum of kinetic energy and potential energy is remain always constant, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। हमको यही फॉर्म याद रखनी है। अच्छा, अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू के, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखा हुआ है, इसलिए ये जो वर्क डन होगा ये केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के कारण होगा। यहाँ पर जो यूज करेंगे वर्क डन बाई ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लगा सकते हैं, मगर ये वर्क डन होना चाहिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड करेगा। अगर नॉन कंजर्वेटिव के कारण है तो हम केवल इतना लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख पाएंगे। अब देखो इसी का हम इतना पार्ट ले लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। यहाँ पर देखो हमने तुमसे कहा था U बराबर माइनस डब्ल्यू, ये लिखा था। W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, W इज इक्वल टू माइनस U फाइनल माइनस U इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें स्प्रिंग की बात करें तो W इज इक्वल टू है माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस U फाइनल कितना है? U के बराबर। इनिशियल कितना होगा? 0, क्योंकि कोई इलांगेशन नहीं, कोई कंप्रेशन नहीं, माइनस माइनस कैंसिल, यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर। वही चीज आ गई, नोट कर लो। अब देखो इसी की प्रूविंग, जैसे हमने एक बॉडी को कंसिडर किया, मान लेते हैं ये बॉडी h हाइट से फॉल करती है, ये बॉडी h हाइट से फॉल करती है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ले लिया है M। तो यहाँ पर U इज इक्वल टू 0 एट ए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? 0 के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? mgh। टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस mgh, किसके बराबर हो जाएगा? mgh के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब देखो एट पॉइंट m, यहां से लेकर के यहां तक ये डिस्टेंस हमने बाई मान ली, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? h माइनस बाई। पॉइंट m पर
जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो होगी √2g के बराबर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ यम बी यम का स्क्वायर 1/2 यम बी एम का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 2g/2 से 2 कैंसिल, यम जी वाई के बराबर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, यम जी एच माइनस वाई के बराबर। अब जरा हम देखें टोटल एनर्जी, E इज इक्वल टू के प्लस यू, के की वैल्यू यम जी वाई प्लस यम जी एच माइनस वाई। देखो इसको ओपन करेंगे तो यम जी वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यम जी एच बचेगा। अब देखो एट वी पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी हाफ यम बी वी का स्क्वायर, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी कितनी होगी, √2gh के बराबर होगी। तो k इज इक्वल टू 1/2 यम इंटू 2gh, 2 से 2 कैंसिल, यम जी एच के बराबर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्योंकि हाइट जीरो है। तो देखो टोटल एनर्जी E बराबर k प्लस यू, तो E बराबर किसके हो जाएगा, k की वैल्यू एम जी एच प्लस जीरो बराबर एम जी एच। तो देखो इसमें किसी भी पॉइंट पर हम कंसीडर करें, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हमेशा एम जी एच के बराबर आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। एक क्वेश्चन लिखो, देखो ए ब्लॉक ऑफ मास 16 kg, a block of mass 16 kg is moving on a frictionless horizontal surface with velocity 4 meter per second and comes to rest after pressing a spring full stop। आगे लिखो, if the force constant of the spring is 100 Newton per meter, then the compression in the spring is option first 3.2 meter, second option 1.6 meter, third option 0.6 meter, चौथा ऑप्शन 6.1 मीटर। क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर देखो स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इस थ्योरम का यूज करो, डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। देखो अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव साइन के साथ में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो
ये हमारा ये यहाँ पर स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और ये की बॉडी, ये u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। स्प्रिंग को कंप्रेस करेगी, स्प्रिंग फोर्स राइट हैंड साइड में लगेगा, तो स्प्रिंग यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा। मान लेते हैं ये कंप्रेशन x के बराबर है, तो अगर ये कंप्रेशन x के बराबर है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगी, ये ना माइनस इनिशियल हाफ mu स्क्वायर, ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इनिशियल 0 होगी क्योंकि स्प्रिंग में ना कंप्रेशन होगा ना एलांगेशन। माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये हुआ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 1/2 कैंसिल। एम की वैल्यू 16, यू स्क्वायर का मतलब 16 इज इक्वल टू 100 एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखो। ये ट्रैक है, ए बी सी डी। ये जो इसकी लंबाई है वो है 3 मीटर। और ये है 1.5 मीटर। यहाँ पर एक बॉडी है ए पॉइंट पर, लिखो। देखो, ए बॉडी स्लाइड्स along the track ABCD, along the track ABCD as shown in the figure. First up, the curved part is frictionless and flat part have coefficient of kinetic friction 0.20. Full stop. The body is released from point A, where does the body finally comes to rest? Option first, at 1.5 meter, from point B. Second option, at point B. Third option, at point C. चौथा, it will never stop. ठीक है। हाँ सर। अब जैसे मान लो कि बॉडी यहाँ से आती है ए से बी पर, और बी पर इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं फोर्स 40 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। बी से सी का पार्ट जो है फ्रैक्शन वाला है, तो इसकी स्पीड यहाँ पर कम होगी, कुछ मान लेते हैं घट करके 30 हो जाती है। तो अब ये 30 स्पीड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक ये नहीं चढ़ेगा, कुछ कम हाइट तक चढ़ेगा।
जब ये वापस लौटेगा तो फिर से इसकी स्पीड 30 होगी। 30 स्पीड से वापस लौटा और मान लेते हैं अब की बार इसकी स्पीड हो जाती है 15 मीटर पर सेकंड। अब 15 मीटर पर सेकंड से ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर तक तो चढ़ेगा नहीं, थोड़ी कम हाइट तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा। फिर से इसकी स्पीड कितनी होगी 50 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ तो फ्रिक्शन है, मान लेते हैं यहाँ पर जाकर रुक जाता है। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये जो फ्रिक्शन लेस पार्ट है ए बी और सी डी, इनका बॉडी की स्पीड को कम करने में कोई भी रोल नहीं है। अब जैसे मान लो कि हम सी डी पार्ट को हटा दें, इसको हमने हटा दिया, सी डी पार्ट को हटा दिया और बी सी पार्ट को हमने लंबा खींच दिया। अब जैसे मान लो कि और इस पर हमने जहां पर ये जाकर रुक रहा है वो डिस्टेंस हमने निकाली है 8 मीटर। अब बीसी सीडी पार्ट का तो कोई रोल है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मीटर फ्रैक्शन वाला ये पार्ट, फिर 3 मीटर बैक वाला पार्ट और 2 मीटर ये यहाँ पर जाकर के बॉडी रुक जाएगी। मतलब बी हाँ से सर। 2 मीटर की डिस्टेंस पर। बात समझ में आ गई नहीं आई? तो बीसी ट्रैक को हमने लंबा खींच दिया और जहां पर जाकर रुकेगी वो टोटल डिस्टेंस हमने फाइंड कर ली और उसी डिस्टेंस को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे। तो अब देखो इसमें पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, पहले तो ये निकाल लो। ए बी पार्ट के लिए, ए बी पार्ट के लिए बी वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh के बराबर होगी, तो अंडर रूट 3g हो जाएगी। अब देखो इसका फ्री बाई डायग्राम बनाओ तो नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन, म्यू यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती नहीं है, ठीक है ना। अब देखो बीसी पार्ट के लिए यहाँ पर देखो फ्रिक्शन है तो इसलिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थ्योरम नहीं लगा सकते। कौन सी लगाएंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। हाँ वर्क सर। डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक हाँ। एनर्जी। वर्क डन किसके बराबर होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी वी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स म्यू एन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, कास कितना हो जाएगा 180 इक्वल टू माइनस 1/2 यम बी वी का स्क्वायर। यन की जगह पर आ जाएगा यम जी, यम से एम कैंसिल, बी वी की जगह पर आ जाएगा 3g, कास यस। 180 माइनस 1, म्यू की वैल्यू दे रखी है, यस की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 7.5। हाँ 7.5 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मीटर ऐसे, फिर 3 मीटर वापस 6 हो गया, तो बचा कितना 1.5, तो यहाँ पर 1.5 बी से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे जाकर रुक जाएगा। नोट कर लो जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखो। पहले फिगर बना लो। देखो a block of mass 2 kg, a block of mass 2 kg slides down a 30 degree inclined plane, a 30 degree inclined plane of length 10 meter, of length 10 meter, having coefficient of friction 1/2√3. Full stop. The speed with which the block reached the bottom
ऑप्शन फर्स्ट 3.5 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सेकंड 7.0 मीटर पर सेकंड, 14 थर्ड ऑप्शन है 14.0 मीटर पर सेकंड, और चौथा ऑप्शन है 7√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बॉडी की बात करें तो नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है इसलिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू n, पीछे की तरफ लगेगा ये एंगल 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखो जो वर्क डन है वो दो फोर्सेस के कारण है, W1 ड्यू टू फ्रिक्शन और W1 और W2 ड्यू टू ग्रेविटेशन। अच्छा बर्डन ड्यू टू, बर्डन का फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के एंगल का कास। तो यहाँ पर देखो W1 की जगह पर लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू इंटू एन के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यल के बराबर। एंगल कितना हो जाएगा? कास 180 डिग्री, क्योंकि फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर जो W2 है, W2 ड्यू टू ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशनल फील्ड जो है कंजर्वेटिव इन नेचर होती है, तो हम W की जगह पर माइनस डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में तो माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा? माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमेशा रेफरेंस फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लो एक हमारे पास टेबल है और टेबल की ग्राउंड से हाइट 2 मीटर है, एक बाल है, हम इस बाल को यहाँ से यहाँ तक ले गए और ये मान लेते हैं 4 मीटर है। ठीक, हाँ तो सर। अगर हम टेबल के रेस्पेक्ट में इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो mg इंटू 4 होगा, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो mg इंटू 6 सिक्स। होगा, है ना। तो हाँ यहाँ सर। के इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ और, तो पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जो लोअर पोजीशन है वहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान सकते हैं। यहाँ पर जैसे U1 है, ये U1 इजिकल टू जीरो मान लिया, यहाँ हाँ पर सर। U2 इजिकल टू mg इंटू 6, तो डेल्टा U बराबर किसके हो जाएगा? mg इंटू 6 माइनस जीरो बराबर mg 6। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी कुछ मान लेते थे, जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 10 मान ली, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? प्लस 10 और, है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि डिफरेंस, हम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हमेशा डिफरेंस के फॉर्म में निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं होती है। तो जो लोअर पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो मान लेंगे, और अपर पोजीशन के लिए mg इंटू एच। तो जो लोअर पोजीशन है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जीरो मान लेंगे, ठीक, क्योंकि हमको डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर देखो बॉडी नीचे की तरफ फॉल कर रही है, तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? ये बॉडी यहाँ पर आ जाएगी तो हाइट कितनी हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यम जी, और ये साइन वाली थीटा। हाइट, ये अच्छा। वाली हाइट हमको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि हाइट तो यही है ना। भाई देखो एम जी फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दो हुए, एक ये डिस्प्लेसमेंट एक हुआ, एक डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। एम जी के कारण, इस डिस्प्लेसमेंट के कारण बर्डन तो जीरो होगा ना, तो हमें कौन सी हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी? ये वाली हाइट, क्योंकि जो वर्क क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है, बात के ऊपर तो डिपेंड नहीं करती है। चाहे इस बॉडी को ऐसे लाएं, चाहे इस तरीके से लाएं, चाहे ऐसे लाएं, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज उतना ही होगा, ठीक है ना। हाँ सर। तो एम जी इंटू एच, डेट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। जीरो। अब देखो जो एच की वैल्यू है
वो कितनी हो जाएगी, यल साइन थीटा हो जाएगी। यल साइन थीटा यहाँ पर यल की जगह पर हम लिख देंगे, एच की जगह पर लिख देंगे यल साइन थीटा, और बाकी इसको हम सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अच्छा, अब जरा हम W2 की बात पहले से नोट कर लो, इतना पहले फिर बात करते हैं। नोट कर लो, सॉल्व भी कर लो, फिर बाद में बात करते हैं। सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। देखो, म्यू की वैल्यू है 1/2√3, एन की वैल्यू हो जाएगी एम एन जी सपोज cos 30। cos 30 कितना होता है, √3/2। √3/2। यल की वैल्यू 10, cos 180 माइनस, ठीक है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, एम जी एच, एच का मतलब हो जाएगा यल एल साइन थीटा साइन 30 मतलब कितना हो जाएगा 5, 2। 1/2 यम बी स्क्वायर, ये हुआ यम यम और यम, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यस सर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 10g, यहाँ पर अंडर रूट थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5g, तो ये कितना हो जाएगा 5g के बराबर। तो v इज इक्वल टू √5 इंटू 9.8, तो ये कितना हो जाएगा √5 इंटू 98/10, तो ये कितना हो जाएगा 2 से इसको कट करेंगे तो 49, तो कितना हो जाएगा 7 मीटर पर सेकंड। इसी बात समझा गई। हाँ सर, आ गई। अच्छा, अब देखो, अगर हम इसको W1 W2 ना लिखते तो हम यस अगर सर। इसको डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते तो mg को हम हटा दें, यहाँ पर हो जाएगा mg cos 30, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा mg sin 30, ठीक है। इसके कारण तो बर्डन होगा, मगर इसके कारण कोई भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के। तो देखो, पहले हम इसकी बात कर लें, mg मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, mg sin 30 मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यल, दोनों के बीच के एंगल का कास हो जाएगा 0, फिर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स म्यून मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट यल, दोनों के बीच के एंगल 180 डिग्री, डेट इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वाला टर्म हो जाएगा ये, और ये वाला सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आ जाएगा। हमको ये वाला जो पहले तुमको मेथड बताया यही हमको ज़्यादा इजी लगता है, बाकी इसको नोट कर लो, लेकिन जो बताया है उसी को फॉलो करना, क्योंकि इसमें तुम्हें कंपोनेंट वगैरह कुछ नहीं लेना है। यस सर। इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। लिखो, इन द above प्रॉब्लम in the above problem, comma, after reaching the bottom, how far FAR, how far will the block move before it comes to rest, before it comes to rest. Option first 3√5 meter, option second 5√3 meter, third option 5/√3 meter, चौथा ऑप्शन 10√3 मीटर। सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन का मतलब ये है कि जब ये नीचे पहुंच जाता है फिर ये यस सर। प्लेन सरफेस पर ये मूव करता है। तो पूछा गया है कि प्लेन सरफेस पे कहाँ तक मूव करके जाएगा। मतलब कहने का ये है कि हम इस सरफेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ये ऐसे। तो ये यहाँ पर है, इसकी वेलोसिटी क्या निकली थी यहाँ पर 7 मीटर पर सेकंड। ये आगे यस। जाएगा, फ्रैक्शन है ही, यहाँ पर जाकर के रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी 0। तो ये डिस्टेंस पूछी गई है। अब समझ आ गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगी क्योंकि फ्रैक्शन तो है। ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो फ्री वाई डायग्राम बनाओ, नीचे की तरफ लगेगा वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ,
और ये इस साइड में मूव कर रही है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इससे ऑपोजिट साइड में। तो बर्डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर भी लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ यस। फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच के कास के फाइनल माइनस के इनिशियल। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स म्यू एन, डिस्प्लेसमेंट यस, कास 180 हो जाएगा क्योंकि फोर्स यस लग रहा है राइट में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट में। के यस सर। फाइनल 0 हाफ यम वी स्क्वायर। एन की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? एम जी। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1/2√3। एन की जगह पर लिख सकते हैं एम जी। यस फाइंड करना है, कास 180 -1 डेट इज इक्वल टू -1/2 यम बी का मतलब 7 का स्क्वायर। यम से यम कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 1/2√3। जी की वैल्यू 9.8। यस फाइंड करना है 1/2 49। पॉइंट हटा दें, यहाँ पर 10, 2 से इसको कट करेंगे 49 49 49 कैंसिल। यस इज इक्वल टू 1/2 √3 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो यस इज इक्वल टू हो जाएगा 5√3 मीटर। ठीक है, नोट कर लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ज़ोरू इंडिया फिजिक्स ऐप को और करें अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।